सन 2016 में मुझे एयर इंडिया के आर्ट कलेक्शन पे काम करने का मौका मिला। एयर इंडिया का हेड ऑफिस नारीमन पॉइंट मुंबई में स्थित 23 मंजिली इमारत में था। 18वें फ्लोर पर रखे आर्ट कलेक्शन को फर्स्ट फ्लोर पर लाना था, जिसका भार मुझे सौंपा गया था। यह एक पेचीदा असाइनमेंट था, जिसमें आर्ट मटेरियल के नायाब होने का ख्याल रखना था, हर एक छोटे से छोटे आइटम को रिकॉर्ड करना था और उसके स्थानांतरण को उतनी ही बारीकी से प्लान करना था। मेरे साथ उत्तरा पारेख थी, जो एयर इंडिया की रिटायर्ड कमर्शियल डायरेक्टर थी और आर्ट कलेक्शन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज का हमारा एपिसोड देश के एविएशन इंडस्ट्री को स्थापित करने में तथा हिंदुस्तान की कला को विश्व तक पहुंचाने में एयर इंडिया का योगदान पर है। सन 2018 में मैं और मेरी टीम ने एयर इंडिया के लिए एक एग्जीबिशन के जरिए नेहरू सेंटर मुंबई में इसे प्रस्तुत किया था, जिससे हजारों लोगों ने देखा और सराहा। 6 दशक का कलेक्शन न सिर्फ हिंदुस्तान की कला का इतिहास है, परंतु एक लेयर बाय लेयर पूरे देश को समझने का माध्यम है। इतना महत्वपूर्ण म्यूजियम क्वालिटी कला का एक जगह पर होना बहुत दुर्लभ है, जिसे दुनिया का कोई भी म्यूजियम लेने को आतुर होगा। आज का ये एपिसोड मैं उत्तरा पारेख को डेडिकेट करती। नमस्कार, वेलकम टू द मीरा दास शो, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. एयर इंडिया बिल्डिंग के 18वें फ्लोर से मुंबई का बहुत सुंदर नज़ारा है। 1984 में जॉन बर्जी ने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था। जॉन बर्जी न्यूयॉर्क आर्किटेक्चरल फर्म जॉनसन एंड बर्जी के पार्टनर थे, जिन्होंने बाद में मैनहट्टन की AT&T बिल्डिंग भी डिज़ाइन की। एयर इंडिया बिल्डिंग मुंबई की एक प्रतिष्ठित इमारत है, जिसके ऊपर एयर इंडिया का बड़ा सा ब्रास का लोगो लगाया गया था, जो मरीन ड्राइव के कोने से दिखना शुरू होता था और इस बिल्डिंग को न सिर्फ मुंबई का परंतु देश का आइडेंटिफाइबल लैंडमार्क बिल्डिंग की जगह देता था। अरेबियन सी के किनारे बनाई गई इस इमारत के कई पहल थे। इसमें हिंदुस्तान का पहला एस्केलेटर था, यह पहली सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग थी, यहाँ बेसमेंट पार्किंग एक नया अचंभा था, इत्यादि। इसकी खिड़कियाँ गोदरेज ने खासतौर पर एल्युमिनियम की बनाई थी, ताकि समुद्र की नमी से वो खराब न हो। यह इमारत इतने परफेक्शन से बनाई गई थी कि हर फ्यूचर कॉमर्शियल आर्किटेक्चर के लिए एक एग्जाम्पल था। इसका इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, लिफ्ट और अन्य सर्विसेज एक अनुसरण करने लायक उदाहरण के तौर पर आज भी देखे जा सकते हैं। यह सब JRD टाटा की दूरदृष्टता व देश की कला के प्रति सम्मान व आदर का नतीजा था। एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग उनका पैशन था। एयर इंडिया जैसे उनके जीवन का उद्देश्य था, जिसको वे एक सफल कॉमर्शियल वेंचर बनाना चाहते थे। वे पेरिस में रहते थे, पर टाटा एयरलाइन शुरू करने के बाद उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। वे हिंदुस्तान के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे। थोड़ा हिंदुस्तान की एविएशन हिस्ट्री जानेंगे तो उनका आर्ट कलेक्शन में योगदान को भी बेहतर समझ पाएंगे। 1903 में राइट ब्रदर्स
ऑरविल और विल्बर्न ने अपने बनाए हुए हवा में उड़ने वाले वायुयान को सफलतापूर्वक 300 मीटर तक हवा में उड़ाया और एक नए यातायात के साधन को जन्म दिया। इसके सिर्फ 8 वर्ष बाद हेनरी पीके नामक फ्रेंच पायलट ने एक हम्बर बाईप्लेन से 6500 चिट्ठियां इलाहाबाद से यमुना नदी पार नैनी पहुंचाई। इसमें एक चिट्ठी मोतीलाल नेहरू की अपने पुत्र जवाहरलाल को लिखी हुई चिट्ठी भी थी। कुंभ का समय था जिसमें जमा लोगों ने यह नज़ारा देखा, परंतु पहला एयरमेल का कंसाइनमेंट यानी व्यावसायिक माल कराची से जुहू एयरपोर्ट एक सिंगल इंजन इंग्लैंड में बने डी हैविलैंड पुस्मौत से लाया गया। अक्टूबर 15, 1932 में यह हवाई जहाज को JRD टाटा ने स्वयं उड़ाया था। उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू करने के इरादे से इंग्लैंड में सर जेफरी डी हैविलैंड की कंपनी से 2 हवाई जहाज खरीदे, जिसमें से एक को वे स्वयं उड़ाकर हिंदुस्तान लाना चाहते थे। साथ में उनकी पत्नी थेल्मा भी थी, पर तबीयत खराब होने की वजह से उनको यह हवाई जहाज नेपल से समुद्री जहाज द्वारा पर्सनल लगेज में रख कर लाना पड़ा। दूसरा जहाज उनके पार्टनर विंसेंट नेविल उड़ा कर लाए। नेविल रॉयल एयरफोर्स पायलट थे और उन्होंने ही JRD टाटा को डोमेस्टिक एयरमेल सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया था। यह टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया बनी। इस समय यूरोप से कराची तक डाक इंपीरियल एयरलाइंस से आती थी, फिर वहां से ट्रेन से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 25 किलो डाक को JRD कराची से मुंबई खुद अपने पुस्मौत में रखकर लाए थे। पेट्रोल बर्मा शेल नामक कंपनी कैनिस्टर्स द्वारा बैलगाड़ी में रखकर हवाई जहाज तक पहुंचाती थी। सर्वे मैप पर स्लाइड रूल रखकर और नीचे नदियां, सड़क, पहाड़ इत्यादि को देखते हुए नेविगेट करते थे। एक बार रास्ता भटकने पर JRD को खेत में हवाई जहाज के विंग्स के नीचे जमीन पर ही सोना पड़ा था। इस पर भी डाक का मुंबई पहुंचना और नेवल द्वारा दूसरे जहाज से हैदराबाद और चेन्नई ले जाना समय पर होता था। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद डगलस DC-3 विमानों के साथ जो US एयरफोर्स वर्ल्ड वॉर II के बाद हिंदुस्तान में छोड़ गई थी, उसे यहाँ की कंपनीज को बेचा गया। सोचने की बात यह है कि ये विमान जाते जाते US वायु सैनिक ध्वस्त कर गए थे ताकि हिंदुस्तान को नए प्लेन्स खरीदने पड़े। बहुत मरम्मत के बाद इनको स्वतंत्र भारत की केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना की गई और हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय आकाश में कदम रखा। पहली उड़ान जेनीवा और इजिप्ट होते हुए लंदन गई थी, जिसमें JRD टाटा स्वयं मौजूद थे। लंदन पहुंचने पर उन्होंने कहा, सेट योर वॉचेस बॉयज, वी आर राइट ऑन शेड्यूल। समय पर पहुंचना उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण था। पहला बुकिंग ऑफिस लंदन में खोला गया था और यहीं से एयर इंडिया के फेमस आर्ट कलेक्शन की शुरुआत है। अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवाओं में उस समय बड़े कॉरपोरेट थे। ऐसे में JRD टाटा का कहना था, लोग तभी जाएंगे इस छोटी सी एयरलाइन में जब इसकी एक अलग पहचान हो। हिंदुस्तान नया नया आज़ाद देश था, प्राचीन सभ्यता का वारिस था,
परंतु विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाने का दावा रखता था। कॉम्पिटिटिव होने के लिए हिंदुस्तान की मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव इमेज को दिखाना था, परंतु वह प्राचीन सभ्यता है यह बताना भी जरूरी था, वरना हिंदुस्तान से ऑपरेट और मेंटेन करने वाली एयरलाइंस में कौन बैठेगा। इस एयरलाइंस की यूनिकनेस और पहचान इस देश की सभ्यता और संस्कृति थी, जिसका साक्षात्कार उनकी कला करती थी। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपने सब जनसंपर्क के स्थानों पर इस एंशिएंट एज वेल एज मॉडर्न कला को साक्षात करने का तय किया। हवाई जहाज एक मिनी इंडिया के रूप में तब्दील होने लगे। पहले छोटे छोटे लघु चित्र, जिसमें पुष्पक विमान के चित्र, कृष्ण मुरलीधरा के चित्र व अन्य चित्र जो प्राचीन ग्रंथों से लिए गए थे, उनको विमान की दीवारों पर लगाया गया। पर सबसे सक्सेसफुल कैंपेन बुकिंग ऑफिसेस के इंटीरियर्स थे, जिसमें हिंदुस्तान से लाए गए तमाम प्राचीन मूर्तियाँ, पारंपरिक वस्त्र, लकड़ी की नक्काशियाँ तथा अन्य कला की वस्तुएं थीं। हम इस एपिसोड में मॉडर्न आर्टिस्ट के कामों का वहाँ पहुँचना और उसका असर हिंदुस्तान में कला की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों और उनकी कला पर क्या पड़ा, उसको समझेंगे। सन 1930 और 1945 के बीच यूरोप से बहुत जर्मन बोलने वाले यहूदियों का पलायन हुआ। उसमें से कुछ बंबई में आए। इनमें एक परिवार रुडोल्फ फॉन लेडेन का था, जो एक आर्ट क्रिटिक थे और आते ही भारतीय कला में बहुत रुचि लेने लगे। उन्होंने 1937 मुंबई के द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट एंड लेआउट सेक्शन में नौकरी शुरू कर दी। हर रविवार को वे कुछ बडिंग आर्टिस्ट जैसे हेबर, आरा, गायतोंडे, हुसैन और रजा को लेकर ऑस्ट्रेलियन आर्ट कपल काथे एंड वॉल्टर लैंगहैमर के घर पर जाकर कला की बातें करते थे। यूरोपियन मास्टर्स की फिल्म देखते थे और इंटरनेशनल ग्लोबल आर्ट मूवमेंट के बारे में चर्चा करते थे। उनके साथ वहाँ मुंबई के आर्ट पेट्रन होमी बाबा, लेखक मुल्कराज आनंद, वियनीज खरीदार एमवेल श्लेजेंजर, गैलरी ओनर कीकू गांधी भी कभी कभी वहाँ होते थे। कलाकारों में उत्साह था और कला के क्षेत्र में एक नया युग को लाने की चाह थी, जिसके रहते 6 यंग आर्टिस्ट ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया, जिसको पीएजी कहते हैं। ये लोग आर्ट एजुकेशन, आर्ट प्रेजेंटेशन, आर्ट रिफ्लेक्शन, आर्ट सेल्स इन बॉम्बे और इंटरनेशनल आर्ट एक्सचेंज पर बातें करने लगे और नई कला को फॉर्म और शेप देने लगे। फॉन लेडेन अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के लेखों में मॉडर्न आर्ट पर लिखते थे और ट्रेडिशनल आर्ट जैसी गंजीफा कार्ड पर भी कलेक्शन करने व लिखने लगे। फॉन लेडेन कला के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभरने लगे। मार्ग मैगजीन, जहांगीर आर्ट गैलरी, होमी बाबा की TIFR गैलरी, ललित कला एकेडमी वगैरह को बनाने में वे एक अहम भूमिका निभाने लगे। एयर इंडिया मॉडर्न आर्ट के खरीदारों में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आया, जिसने कलाकारों को विदेशों में अपना काम दिखाने का अवसर दिया। अपने बुकिंग ऑफिसेज में, मेन्यू कार्ड्स में व अन्य पब्लिक जगहों पर उनके काम को डिस्प्ले करके एक मिनी गैलरी जैसा खोल दिया। एयर इंडिया ने पहला आर्टवर्क बी प्रभा की भारतीय महिलाओं की सीरीज में से 8 कार्ड खरीदे थे,
जिसमें से 3 कार्ड्स को लंदन के बुकिंग ऑफिस के विंडो पर लगाया गया था। समय बीतते एयर इंडिया के ऑफिसेज कई जगह खुलने लगे, जैसे जेनीवा, नायरोबी, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस एक्सेट्रा। नतीजा यह हुआ कि मॉडर्न आर्टिस्ट के काम खरीदे जाने लगे। उभरते हिंदुस्तानी चित्रकारों को विदेश में स्थित बुकिंग ऑफिसेज में म्यूरल पेंट करने के लिए नियुक्त किया जाने लगा। यह काम देखकर विदेश में कई कलाकारों को एग्जीबिशन के लिए बुलाया जाने लगा। ऐसे में एयर इंडिया इन कलाकारों को उनकी कलाकृति के एवज में, यानी इन ल्यू ऑफ देयर आर्ट वर्क, एयरलाइन टिकट देने लगा। इसका असर हिंदुस्तान के कलाकारों पर और कला की शिक्षा पर भी पड़ा। अब हम समझेंगे कि कला के क्षेत्र में मॉडर्निज्म क्या है। मॉडर्निज्म 19वीं और 20वीं शताब्दी का एक ऐसा मूवमेंट था जो सब किस्म की कला जैसे लेखन, संगीत, वास्तुकला और सामाजिक विचारों पर पड़ा। एक पारंपरिक विचारों से अलग हटकर सोचने की और उस सोच को व्यक्त करने की चाह ने जन्म लिया। बहुत से नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सी नई तकनीक का उपयोग करा गया, जिसके चलते एक नई व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत रियलिटी को कला के क्षेत्र में जगह एवं मान्यता मिली। यह एक बड़ा मूवमेंट था कि कोई देश या समाज इससे अछूता नहीं रह गया। सब देशों ने इसे अपनाया, जिससे तमाम मास्टर पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, राइटर्स निकल के आए। यह एक फिलॉसफिकल मूवमेंट था जिसने जैसे हर व्यक्ति को छू लिया था। पाश्चात्य सभ्यता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा, पर हिंदुस्तान की भी इसमें पूरी भागीदारी रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस मूवमेंट के प्रमुख विचारक में से एक रहे हैं, जिसे वे शांति निकेतन के कला भवन नामक संस्थान के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा रहे थे। यह एक स्वतंत्रता का मूवमेंट था, विचारों की स्वतंत्रता का। बहुत से कलाकारों ने शांति निकेतन में अपने आप को पाया और एक नए कला के स्वरूप को जन्म दिया। अभिनेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी और अनेक गुरु यहाँ से निकले और बहुत शिष्यों ने यहाँ अपने को उबारा। मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने इस मूवमेंट को मुंबई में एस्टैब्लिश किया और हमारे देश को सूजा, हुसैन, रज़ा, तैयब मेहता, आरा, गाडे, गायतोंडे, किशन खन्ना, बेंद्रे, हेबर जैसे बहुत मजबूत एवं उच्च कोटि के कलाकार दिए। समय चलते बुकिंग ऑफिसेस बंद होने लगे, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी बदलने लगी, जैसे कि बेरूट की फ्लाइट बंद होना, जिसके कारण वहां पर स्थित बुकिंग ऑफिस की ज़रूरत नहीं रहना। टिकट खरीदने का तरीका भी बदलने लगा, तो बुकिंग ऑफिसेस जैसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट का रखना मुश्किल हो गया। स्टाफ और वहाँ का सामान दूसरी जगह भेजना पड़ा या वापस हिंदुस्तान लाना पड़ा। एक समय ऐसा आया कि बुकिंग ऑफिसेस की ज़रूरत ही नहीं रह गई। तब एयर इंडिया आर्ट कलेक्शन को क्वांटिफाई करना शुरू किया। 6 दशक का यह कलेक्शन अब बहुत नायाब हो चला था। इन हाउस आर्ट स्टूडियो होने के कारण इन खरीदारियों को शुरू से ही रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जिस वजह से इस कलेक्शन को इकट्ठा करके वेरीफाई करना आसान हो गया।
एयर इंडिया जो प्राइमरीली एक कॉमर्शियल एयरवेज रहा है, उसका सारा स्टाफ हवाई जहाज उड़ाने के लिए ट्रेन था और आर्ट स्टूडियो भी बंद हो गया था। तो उनके पास आर्ट कलेक्शन को हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं रह गया था। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये कलेक्शन को देखने का मौका मिला, खास तौर पर अश्वनी लोहानी जी की बहुत एबल चेयरमैनशिप के दौर में। ये कलेक्शन हिंदुस्तान का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है, जो देश के क्राउन का बहुत कीमती ज्वेल है। मैं आशा करती हूँ कि इसे आगे देश को समर्पित बेहतरीन म्यूजियम में देखा जा सकेगा। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। फिर ज़रूर मिलेंगे। नमस्ते।